हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हम हमारे क्वेश्चन नंबर 123 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 124 हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, द डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ माइक्रो प्रोसेसर कैन यूज़ द डाटा बस। यहाँ पे बात की है कि जो भी डिवाइसेस होते हैं वो बेसिकली हमारे अगर माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली वो डाटा वगैरह शेयर कर पा रहे हैं, तो वो डाटा बस का यूज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब किस वे में वो डाटा बस का यूज़ करते हैं। तो मैंने बेसिकली जब आपको टाइप ऑफ बसेज बताई थी तो मैंने ये बताया था कि डाटा बस क्या होती है। ये एक हमारे पास बाई डायरेक्शनल बस होती है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, बाई डायरेक्शनल बस होती है। अब बाई डायरेक्शनल बस होने का मतलब क्या है कि हम डाटा क्या कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से किसी डिवाइस या फिर किसी मेमोरी के पास भेज सकते हैं, है ना। या तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो डाटा हम सेंड भी कर सकते हैं, तो डाटा हम रिसीव भी कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर से हम डाटा शेयर भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि द डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ माइक्रो प्रोसेसर कैन यूज़ द डाटा बस। तो जो डिवाइस अगर वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड हैं तो वो डाटा या फिर जो डाटा बस होती है उसको वो कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डाटा बस कौन सी है आपकी, ये वाली आपकी डाटा बस है। और डाटा बस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल ना। एक मतलब एक के थ्रू आप डाटा भेज भी सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। तो वही लिखा है, ओनली व्हेन इट्स सेंडिंग और रिसीविंग द डाटा, है ना। बेसिकली जो भी डिवाइस है वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट कब करेगा, जब वो क्या करेगा, या तो डाटा सेंड कर रहा होगा या तो डाटा वो रिसीव कर रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपने नोट कर लेना। बाकी टाइप ऑफ बसेज जैसे मैंने बताई थी कि मेन हम जब टाइप ऑफ बसेस पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की बसेस आती हैं जब हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ लेते हैं, एक जैसे मैं हमने बताया कि कौन सी बस आती है हमारे पास, एक डाटा बस हम पढ़ लेते हैं, एक हम पढ़ लेते हैं एड्रेस बस, और एक हम पढ़ लेते हैं कंट्रोल बस। तो ये 3 टाइप की बसेस होती हैं जब आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पढ़ते हैं या फिर आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें आप 3 टाइप की बसेस पढ़ते हैं। डाटा बस, इसको हम बाई डायरेक्शनल के नाम से जानते हैं। एड्रेस बस क्या होती है, ये हमारी यूनी डायरेक्शनल होती है। और हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी हम एड्रेस बस की बात करते हैं तो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। तो एड्रेस हमेशा कौन जनरेट करता है, तो एड्रेस हमेशा हमारा माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। और माइक्रो प्रोसेसर किस टाइप का सर एड्रेस जनरेट करता है, तो आप इसको लिखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर ऑलवेज जनरेट लॉजिकल एड्रेस। ये भी एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ एड्रेसेस वर जनरेटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर, तो वहाँ पे राइट आंसर आएगा लॉजिकल एड्रेस। बाकी हमेशा पूछा जाता है कि एड्रेस बस इज अ टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, तो ऐसे करके पूछा जाता है। तो आपको बताना चाहिए एड्रेस बस क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। क्योंकि देखो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को आपको पता है जब हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर सारा का सारा काम होता है। अब मैंने जब हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं कि हमारे पास क्या होती है कि रैम मेमोरी होती है जिसके ऊपर सारा काम होता है। मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम का कोई भी अगर डाटा है वो सारा का सारा कहाँ मिलते हैं, हमें अवेलेबल कहाँ होता है, वो सिर्फ हमारे रैम के ऊपर अवेलेबल होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर मान लेते हैं कोई प्रोग्राम है, मान लेते हैं ये प्रोग्राम है, इसमें बड़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें से अगर माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है। अब उसको क्या चाहिए, उसको डाटा चाहिए। और उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, हमने लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन के अंदर कि जो आपको डाटा चाहिए वो आपको मेमोरी लोकेशन नंबर 3 के ऊपर मिलेगा। तो मान लेते हैं मेमोरी लोकेशन नंबर 3 मेरी यहाँ पे है और इसके अंदर डाटा कितना है, इसके अंदर डाटा 40 पड़ा है। तो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस जनरेट करेगा। माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा कि ये मेरा एड्रेस है, आप इस एड्रेस को लेकर जाओ, है ना। ये एड्रेस कैसे जाएगा, ये एड्रेस आपका एड्रेस बस के थ्रू जाएगा। एड्रेस बस के थ्रू जाएगा, एड्रेस बस ये आपका एड्रेस किसके पास देगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के पास देगा, एमएमयू के पास देगा। एमएमयू क्या करेगा, पूरी की पूरी मेमोरी को चेक करेगा, फिर देखेगा अच्छा तीसरे नंबर की मेमोरी है, अच्छा इसकी बात कर रहे हो आप, तो ये क्या करेगा, इस डाटा को उठा के माइक्रो प्रोसेसर के पास भेज देगा। तो ये पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर होता है हमारे सिस्टम का। तो जस्ट आपने ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको एनालाइज करना है। आपको वैसे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपने ये चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वर्क कैसे करती है हमारा पूरा पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। देखो सबसे पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर कौन था, इंटेल 4004। इंपॉर्टेंट क्या बनता है, कब ये बना था, 1971 में बना था। और ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर कैन बी क्लासिफाइड। यहाँ बात की है, अगर हम इंस्ट्रक्शन सेट का अगर बेस माने तो माइक्रो प्रोसेसर को हम कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दो टाइप में कर सकते हैं, एक हम रिस्क में क्लासीफाई कर सकते हैं और एक हम सिस्क में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और रिस्क का मतलब क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये आर्किटेक्चर हम हमेशा यूज़ करते हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं वहाँ पे रिस्क को ही यूज़ किया जाता है। सिस्क हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम हमेशा हमारा जो कंप्यूटर होता है वहाँ पे इस आर्किटेक्चर को मतलब फॉलो करते हैं। बाकी आपने याद रखना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे सिस्क की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिस्क की होती है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर है ना वो क्या करता है, कंप्यूटर की जगह कुछ और लिख देता है वर्ड, है ना। तो वहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर सीपीयूज डू नॉट अंडरस्टैंड निमोनिक्स। कि जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर या फिर जो सीपीयू है वो निमोनिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। एज दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू। तो हमें उनको क्या करना पड़ता है, हमें उन्हें बेसिकली बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। बाइनरी बोलो या फिर मशीन कोड बोलो, आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किसका कंसेप्ट है, ये बेसिकली हम जब असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज होती है। जब हम कंप्यूटर जनरेशन की बात कर लेते हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे हम टोटली हम किस टाइप की सिस्टम यूज़ करते थे। तो वहाँ पे सर हम टोटली जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज समझते थे वही हम कंप्यूटर क्या करते थे, यहाँ पे यूज़ करते थे। तो जैसे हम सेकंड जनरेशन में गए कंप्यूटर के, तो वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे हमने थोड़ा सा इजी रखने के लिए, ताकि जो इतना कॉम्प्लेक्स मशीन लैंग्वेज है इसको थोड़ा आसान करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक लैंग्वेज का यूज़ किया। उस लैंग्वेज का नाम आता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि जहाँ पे आप मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको क्या करना था, आपको करना था 2+4, आपको ये चीज़ परफॉर्म करनी थी। तो मशीन लैंग्वेज में आपको ये ऐसे करना पड़ता था, 0 0 0 0, ठीक है, 1 0 ऐसे करके। और मान लेते हैं 1 जो प्लस था, इसका इसका भी अपना कोई कोड होगा, तो इसका कोड मान लेते हैं, इसका कोड आ गया 0 1 0 1, ऐसे करके इसका कोड आ गया। और 4 का कोड आ गया फिर से 0 0 1 0 0, ऐसे करके क्या आ गया, यहाँ पे बाइनरी कोड आ गया। मतलब जब कंप्यूटर में हमें 2+4 करना होता था, तो हमें ये वाली मशीनी भाषा क्या करनी पड़ती थी, ये वाली मशीनी भाषा इनपुट देने पड़ती थी, किसको, हमारे कंप्यूटर को। और कंप्यूटर क्या करता था, इस इनपुट को समझता था, और जो उसका आंसर होता था, उसका आंसर भी क्या करता था, वो मशीनी भाषा में हमें प्रोवाइड करता था। वो ऐसे देगा 0 0 0, ठीक है। और 6 कितना होता है आपके पास, 1 1 0। तो ऐसे करके वो हमें क्या करता था, आंसर हमें प्रोवाइड करता था। तो यही चीज़ थोड़ा इजी करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, हम जो बार बार यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, 2 यूज़ कर रहे हैं, 4 यूज़ कर रहे हैं, इससे बढ़िया हम क्या करें, निमोनिक्स यूज़ कर लें। क्योंकि जो यहाँ पे देखो ऐड है, जो हम प्लस का सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऐड है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल एक अपना एक लैंग्वेज बना दी, असेंबली लैंग्वेज। उसमें हमने बोल दिया कि जब भी हम तो ऐड लिखेंगे, पर इसका इक्विवेलेंट मशीनी कोड क्या है, मशीनी कोड इसका क्या है, यहाँ पे 0 1 0 1। इसका मतलब है कि इन फ्यूचर, अब असेंबली लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, निमोनिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड मेरा क्या बन गया, ऐड मेरा बन गया निमोनिक्स, ठीक है। निमोनिक्स यहाँ पे हमारा ये बन गया। अब निमोनिक्स का मतलब क्या है कि अब मैं जब मशीनी भाषा में कोड लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐड 2,4। इसका क्या मतलब होगा, हमारा जो ये कोड है ये भी क्या करेगा, ये भी एक्चुअल में काम तो ऐसे ही करेगा। सबसे पहले ऐड को इसमें बदला जाएगा, सबसे नंबर 1 स्टेप क्या होगा, ये मेरी इंस्ट्रक्शन आ गई, इस इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले इसमें बदला जाएगा। इसमें बदलने के बाद फिर ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। परफॉर्म होने के बाद फर्दर लास्ट में हमें ये रिजल्ट मिलेगा। काम तो सेम ही रहेगा, पर हमने हमारी सहूलियत के लिए कि हमें बार बार जो ये मशीनी भाषा का जो कोड है, जो हमें देखने को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, ये सारा देखो कोड कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मशीनी भाषा का कोड। तो इसको ईजी करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक असेंबली लैंग्वेज बना दी। उसमें हमने क्या किया, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस थी या फिर जो भी हमें बार बार चीज़ें यूज़ करनी पड़ती थी, उनका हमने क्या बना दिया, कोड बना दिया। और वो कोड तो आपने बना दिया, आपने अपनी सहूलियत के लिए कोड तो बना दिया, पर कंप्यूटर को क्या पता है, कंप्यूटर हमेशा क्या समझता है, देखो फंडामेंटल हमेशा सेम रहता है कि कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज, कि वो हमेशा बाइनरी भाषा ही समझता है। बाइनरी भाषा या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा या फिर मशीन लैंग्वेज, वो समझते हैं। पर अभी हमने क्या किया, हमने अपनी सहूलियत के लिए असेंबली लैंग्वेज बना दी।
हमने क्या बनाया, असेंबली लैंग्वेज बना दी। तो असेंबली लैंग्वेज को हमें किस में बदलना पड़ेगा, अगर हमें कंप्यूटर को बताना है तो कंप्यूटर को बताने के लिए हमें इसको बदलना पड़ेगा ना। तो असेंबली लैंग्वेज को हमें फर्दर किस में बदलना पड़ेगा, हमें इसको किसी ना किसी मशीनी भाषा में, मतलब 0101 के कोड में बदलना पड़ेगा। तो ये कौन सी आ गई हमारे पास, मशीन लैंग्वेज। तो जब असेंबली लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, मशीन भाषा में बदलते हैं, तो उसको बदलने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। समझ आ गई कि क्यों हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं। सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज क्यों यूज़ की, थोड़ा मतलब अपना काम था उसको थोड़ा और ईजी करने के लिए, क्योंकि जो मशीनी भाषा का जो कोड होता था, यहाँ तो चलो मैंने छोटा लिखा है तो इसको आप ईजिली समझ पा रहे हो, पर जहाँ पे मतलब 1000 2000 इतने इतने 0101 आप देखोगे, तो आपने थोड़ा सा भी एक 01 छोड़ छोड़ दिया ना बीच में, तो आपका पूरा का पूरा कोड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए और आपके जो सिस्टम था उसको थोड़ा और अच्छे ढंग से एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का हमने यूज़ किया। तो वही था एज़ पर यहाँ पे क्या बन जाएगा कि जो भी हमारे पास निमोनिक्स होते हैं, निमोनिक्स कहाँ होते हैं, हमारे असेंबली लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो इनको हमें क्या करना पड़ता है, इनको हमें सर फर्दर कन्वर्ट करना पड़ता है हमारी मशीनी भाषा में, ताकि हमारा इन द एंड क्या हो, कंप्यूटर उसको समझ पाए। मेन मोटिव यही रहता है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर से उसको बदलना पड़ता है मशीनी भाषा में। तभी तो जो हमारे असेंबलर होते हैं, कंपाइलर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपनी लैंग्वेज से क्या करते हैं, मशीनी भाषा में बदलने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन। तो एक पर्सन जो इसको यूज कर सकता है, उस टाइप को कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हम उनको बोल देते हैं। तो यहाँ पर ई आपका राइट आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल माइक्रो प्रोसेसर का नहीं है, है ना। तो देखो यहाँ पे इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है, मोटरोला मोटरोला 6800, तो नोकिया नोकिया जो 7500 है ना, ये हमारे पास कोई टाइप ऑफ मतलब ये नहीं है, ये नोकिया का ब्रांड है ना, नोकिया की जो कंपनी का मोबाइल है ये उसका एग्जांपल है। तो बाकी सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं, बट ये नोकिया का है, इसमें मतलब कोई इसका रोल वगैरह नहीं है। बाकी माइक्रो प्रोसेसर की कंपनीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको बताना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं। एक इंटेल ने बनाया माइक्रो प्रोसेसर, इसके अलावा जैसे आपका AMD है ना, एडवांस माइक्रो है ना डिवाइसेस हम इसको बोलते हैं, ये भी हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये दीज आर द टू प्रोमिनेंट कंपनीज जो क्या करती हैं, वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर को क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ माइक्रो प्रोसेसर इज, माइक्रो प्रोसेसर क्या है हमारे पास, तो हम बोलेंगे कि सर एक हमारे पास मतलब एक सिंगल चिप CPU होता है हमारे पास। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस बोल सकते हैं इसको, कि कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, कि कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, क्योंकि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है, या फिर एक वैसे बोल सकते हैं ऐसा एक हमारे पास सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी हमने जैसे यहाँ पे सॉलिड स्टेट की बात की है, तो सॉलिड स्टेट आपने डिवाइस ऐसे समझना है कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप की बात की जा रही है। ठीक है, एज पर ऑप्शन हमेशा आपने टिक करना होता है, सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया, काफ़ी बार हमने बताया हुआ कि ये इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, इंटेल ने बनाया था, 4004। तो ये कौन से साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा बनाया गया था, तो मार्शियन टेड हॉफ इनका नाम है ना। तो यहाँ पे देखो मार्शियन ई हॉफ लिखा है, तो वैसे मार्शियन टेड हॉफ इनका पूरा नाम है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने बताया था कि इनके एक मतलब साथी भी थे, कई बार एग्जाम में दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता है, तो उनको भी आपको पता होना चाहिए कि इनके पास दो इनके साथी थे, उनके बारे में आप लिख लेना। एक का नाम था हमारे पास फेडरिको, ठीक है, बस आप इतना याद रखो, एक फेडरिको आप याद रख लो, फेडरिको फैगिन करके नाम था उनका, पर आप बस फेडरिको याद रखो। और दूसरे का नाम था, जैसे मैंने बताया था, मैंने लेज़र करके याद रखो, पर लेज़र नहीं है, उनका नाम मेज़र है, ठीक है, स्टैनली मेज़र। तो ये पर्सन थे जिनके द्वारा क्या बनाया गया था, जो हमारे पास फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो इन्वेंट किया गया था। देखो एग्जामिनर में जो आपने बेसिक जब चीज़ें पढ़ी होती हैं, तो वहाँ पे आपने टेड होप पढ़ा होता है, मैक्सिमम बुक में ये चीज़ दी होती है, पर ये चीज़ें नहीं दी होती कि फेडरिको फ्रैंकिन और स्टैनली मेजर इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इसको बनाने के लिए। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द ALU एंड द कंट्रोल यूनिट ऑफ द मोस्ट ऑफ द माइक्रो
कंप्यूटर आर कंबाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ सिंगल चिप, व्हाट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं। तो बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। देखो कैलकुलेट और कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज़ करते हैं। ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द पार्ट ऑफ ए सीपीयू दैट एक्सेस एंड डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ डाटा अमंग वेरियस सिस्टम कंपोनेंट इज। तो ऐसा कौन सा सीपीयू का पार्ट होता है जो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। तो ईजी क्वेश्चन, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। तो मैंने बस आपको एक कीवर्ड बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेट का बात पूछी जाए तो कोऑर्डिनेट कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट हमारा कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फ्रंट एंड प्रोसेसर इज फिल इन द ब्लैंक डिजाइंड स्पेसिफिकली टू हैंडल द कम्युनिकेशन प्रोसेस टास्क। देखो जो हमारे पास फ्रंट एंड प्रोसेसर होते हैं ये हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सीपीयू होते हैं। और स्पेशलाइज सीपीयू होने का मतलब क्या है कि ये एक टाइप ऑफ मिनी कंप्यूटर ही होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे हम प्रोसेसर बना देते हैं, कुछ ऐसे हम सीपीयू बना देते हैं जो क्या करते हैं, जो फ्रंट एंड का काम करते हैं, फिर फ्रंट एंड प्रोसेसर का काम करते हैं। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं, जो फ्रंट एंड प्रोसेसर की बात की है ना, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं। तो नेटवर्किंग का एक क्वेश्चन है ये हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट बाय जनरेट। देखो कंट्रोल यूनिट बोला है कि बाकी यूनिट्स को कैसे कंट्रोल करता है, वो क्या चीज़ जनरेट करता है जिसके थ्रू बाकी यूनिट्स को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि कंट्रोल यूनिट जनरेटिंग द कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। तो यहाँ पे ए एंड बी बोथ आर द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर बन जाएगा ना। ई यहाँ पे दे रखा था, मैंने सोचा दो नहीं दे रखे हैं, तो दोनों यहाँ पे राइट आंसर बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी याद रखना है कि जब भी हम बात कर लेते हैं कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल की, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारे पूरे के पूरे मतलब सिस्टम बस के थ्रू हम आगे क्या करते हैं, फिर जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट की जो अपनी बस होती है ना, कंट्रोल बस, इसके थ्रू क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, चाहे वो आपकी मेमोरी है ना, चाहे वो आपका सीपीयू है। तो इसके साथ वो क्या करता है, सभी चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करवाने का काम करता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड आईओ। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, इन दोनों के बीच में अगर आपको सिग्नल भेजना है, कैसा सिग्नल भेजना है, कंट्रोल का सिग्नल भेजना है, तो कौन भेजेगा सर, कंट्रोल यूनिट। इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द सीपीयू स्पीड ऑफ ए मिनी कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेट। देखो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, जिनको आप यूज़ करते हैं, जिनको समटाइम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल कौन से होते हैं, इनसे पावरफुल होते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर। मिनी से पावरफुल कौन होते हैं, मिनी से पावरफुल होते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन से होते हैं, हमारे सुपर कंप्यूटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये लिखा है कि जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें जो हमारी सीपीयू की स्पीड रहती है वो कितनी रहती है, उसके बारे में यहाँ पूछा है। तो इसकी जो सीपीयू की स्पीड रहती है, तो एज़ पर अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे वैसे ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो नियर अबाउट जैसे बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की अगर बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री में जैसे आपने अगर टॉपिक पढ़ा होगा कि आपका जो मिनी कंप्यूटर था वो 32 स्टेशन, एक तो ये पॉइंट पूछा जाता है कि कितने स्टेशन वो हैंडल कर सकता है। तो 32 स्टेशंस को वो हैंडल कर सकते हैं, मतलब 32 छोटे छोटे, मान लेते हैं अगर आपकी एक कंपनी है, बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, उस बड़ी कंपनी के छोटे छोटे मतलब एक मतलब ऐसे बोल सकते हैं छोटे छोटे उसके हब्स हैं, छोटे छोटे है ना, उसमें कितने हब्स को एक मिनी कंप्यूटर हैंडल कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा 32 को हैंडल कर सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सेकंड में पूछा जाता है कि स्पीड कितनी होती है, ठीक है, कि कितनी किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, की एक सेकंड के अंदर कितने मतलब किलो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर पाता है। तो अगर पुराने सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो पुराने में 500 से लेके 1000 किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में वो क्या कर देता था, अपना जो इंस्ट्रक्शन थी या फिर मेरी कंप्यूटर था वो इतनी स्पीड हमें प्रोवाइड कर देता था। तो यहाँ पे चलो ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 to 1000 तक वो क्या करता था, जो भी हमारे पास पुराने सिस्टम होते थे वो उनको क्या कर सकते थे, इतनी रेंज में वो मतलब ऑपरेट हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। तो ऐसी कौन सी यूनिट है जो हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज़ करते हैं। तो देखो बाइट भी हम पढ़ते हैं, किलो बाइट पढ़ते हैं, मेगा बाइट पढ़ते हैं, गीगा बाइट पढ़ते हैं, इसमें तो ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर, है ना। बाइक हमेशा रखना है कि बाइट्स जो होता है, बाइट या फिर बाइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी हमें स्टोरेज की बात करनी होती है तो हम बाइट्स की बात कर लेते हैं, जबकि इसके अलावा हमने कुछ और 2-3 टर्म्स भी पढ़ी हैं, क्योंकि ये तो सारे बाइट ही हैं, तो इसका मतलब ये सारे हमें स्टोरेज बताने का काम करते हैं।
एक मैंने आपको टर्म बताई थी स्पीड की, है ना। स्पीड की टर्म किस में हम मेज़र करते हैं, हर्ट्ज़ में हम मेज़र करते हैं। तो हर्ट्ज़ को हम क्या बोल देते हैं, हर्ट्ज़ को हम क्लॉक स्पीड हम बोल देते हैं। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड हम किस में मेज़र करते हैं, हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम चलता है, मतलब जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन में होता है, तो जो हमारी एग्जीक्यूशन की जो स्पीड होती है, ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है कितनी जल्दी वो एग्जीक्यूट होता है, तो एक हमारे पास क्या होती है, एग्जीक्यूशन स्पीड। तो एग्जीक्यूशन स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं, उसको हम मेज़र करते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, जिसको हम MIPS के नाम से जानते हैं। लिख लेना, इसको लिखना होगा तो इसको हम बोल देते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। इसको क्या बोलाता है, इसको हम एग्जीक्यूशन स्पीड हम बोल देते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर टेक प्लेस इन फिल इन द ब्लैंक ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। तो बात की है कि एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है वो मतलब कहाँ पे की जाती है, वो हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर की जाती है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। देखो हाई स्पीड डिवाइस है और हम उसे टेम्परेरी स्टोरेज की तरह यूज़ करते हैं, और कहाँ पे, CPU के अंदर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर। ये पता नहीं मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है कि हमारे पास सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो CPU के अंदर होती है वो कौन सी होती है, रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ डिवाइस यूज टू ब्रिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर। कि आप क्या कर रहे हो, डाटा लेकर आ रहे हो कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस हम बोल देंगे। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप कीबोर्ड से अपना डाटा भेजते हो तो वो कहाँ जाता है, वो आपकी CPU के पास जाता है। वही लिखा है कि एक ऐसा डिवाइस जहाँ से आप डाटा क्या करते हो, लेकर आते हो कहाँ पे, अपने सिस्टम के ऊपर। मतलब यहाँ से आपका डाटा कहाँ पे आता है, सिस्टम के ऊपर आपके आता है। तो इसको क्या बुलाता है, इसको इनपुट डिवाइस हम बोल देते हैं। इनपुट डिवाइस में तो काफ़ी चीज़ें आती हैं, लाइक हमारे पास सबसे ज़्यादा हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, फिर हमारे पास माइक आता है, इसके अलावा हमारे पास स्कैनर आता है। जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो यही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैज़ द डायरेक्ट एक्सेस टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंटेन्ड अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल। तो यहाँ पे किसकी बात की है, यहाँ पे रैम की बात की है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर जिसको मेन मेमोरी हम बोल देते हैं। तो ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि जो हमारे पास इनपुट आउटपुट जो प्रोसेसर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, डायरेक्टली एक्सेस किसका होता है, रैम का। कि जो भी डाटा वगैरह होता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रैम के अंदर स्टोर किया जाता है। बाकी जब भी हम बात कर लेते हैं कि जब हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डायरेक्टली रैम के ऊपर डाटा सेव कर रहे हैं या फिर डाटा को रीड कर रहे हैं और CPU को बाईपास कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट भी पढ़ते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। हमारे पास जो क्लॉक रेट होता है किसी भी प्रोसेसर का, उसको हम किस में मेजर करते हैं, तो उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो हर्ट्ज में यहाँ पे कौन सा आंसर है, एक ही यहाँ पे आंसर है, तो ई आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल ऑफ ए कंप्यूटर आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट सारा। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट के एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से हैं, तो देखो इंस्ट्रक्शन सेट भी होता है किसी भी आर्किटेक्चर में, नंबर ऑफ बिट्स भी हम बताते हैं कि मतलब कितने बिट के ऊपर वो ऑपरेट कर रहा है, फिर इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म और टेक्निक ऑफ एड्रेसिंग ये भी हमारे पास होता है। इसका मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। किसी भी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अंदर ये चीज़ें होनी मस्ट होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द CPU चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज पार्शली मेड। देखो जो भी CPU की चिप किससे बनी होती है, तो वो हमारे पास सर सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन मतलब यहाँ पे डी, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। तो जो हमारे पास ALU होता है वो हमेशा रिस्पॉन्स करता है किन्हीं कमांड के ऊपर जो कहाँ से आती हैं। तो कमांड हमें कौन देने का काम करता है, या फिर कमांड्स को कौन ऑपरेट करवाने का काम करता है, तो वो सर हमारा कंट्रोल सेक्शन वो काम करता है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइन द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। बेसिकली बात की कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं जो बताने का काम करती हैं किस चीज़ को, कि जो हमारे पास स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जो हमने एलोकेट की होती हैं किसी की ना किसी प्रोसेस को, है ना। तो वो हमें कौन बताने का काम करता है, वो हमें PCB बताने का काम करता है। तो PCB को हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हम बोल देते हैं। तो PCB यहाँ पे देने रखा है, तो यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। वैसे एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, PCB इसका राइट आंसर होना चाहिए ना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हम बोल देते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हम बोल देते हैं। तो मतलब जो भी स्टेटस वगैरह होता है कि हमारा जो प्रोसेस है
जो उसने कितना काम कर दिया है, कितने उसने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है वो, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हमें पीसीबी प्रोवाइड करता है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो पीसीबी एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे ऐसा लिखा था। जब आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया है सब्जेक्ट ना, तो वहाँ पे एक चीज़ पूछी जाती है या फिर बताई जाती है कि जब आप मतलब इनके बारे में पढ़ते हैं, प्रोग्राम एंड प्रोसेस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि जो हमारे पास पीसीबी होते हैं, ये एक टाइप के क्या होते हैं? डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, है ना? जो क्या करते हैं, जो सर ट्रैक करने का काम करते हैं, ठीक है? ऐसे लिख लेना, पीसीबी डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। ट्रैक किस चीज़ को करते हैं? ट्रैक द स्टेट, ठीक है? अब ये स्टेट किसकी ट्रैक करेंगे? ऑब्वियसली सर जो हमारा प्रोग्राम होता है। तो नोट कर लेना कि जो पीसीबी होता है, ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो ट्रैक करता है किसी भी प्रोग्राम की स्टेट, कि उसकी स्टेट क्या है, इसके अलावा उसकी प्रायोरिटी क्या है, कि मुझे उसको कहाँ कब चलाना है, कि प्रायोरिटी नंबर 1 है, प्रायोरिटी नंबर 2 है ना? ये भी मतलब बताने का काम करता है। साथ ही साथ वो कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है या फिर कितनी मैंने उसको मेमोरी एलोकेट की है किसी प्रोग्राम को, है ना? ये सारी की सारी चीज़ें किससे मिलती, किससे किसके लिए हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सर किसी न किसी प्रोग्राम के लिए। जैसे आपको कॉपी पे नोट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ऐसे लिखेंगे कॉपी के ऊपर, इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन वी रीड अबाउट द टॉपिक पीसीबी, तो ऐसे लिखेंगे इनसाइड द पीसीबी, पीसीबी इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर या फिर इट इज़ एन डाटा स्ट्रक्चर दैट ट्रैक द स्टेट, है ना? दैट ट्रैक द स्टेट, प्रायोरिटी एंड मेमोरी एलोकेटेड टू अ प्रोग्राम दैट इज इन एग्जीक्यूशन, ठीक है? ऐसे क्या लेना, दैट इज इन एग्जीक्यूशन। इनकी प्रोसेस होती क्या है? अगर आपने बेसिक फंडामेंटल क्लियर किए हैं अपने, तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कोई भी अगर प्रोग्राम है, अगर वो चल रहा है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को हम प्रोसेस का नाम दे देते हैं। तो प्रोसेस कुछ नहीं है, अगर आपका जो प्रोग्राम है, अगर वो चल रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रोसेस बोल दिया जाता है। तो जो आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को कितनी मैंने मतलब इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, कि वो कितना उसका काम हो गया है, कितना पेंडिंग है, इसके अलावा कितनी उसकी प्रायोरिटी है, मतलब कितना कितने प्रायोरिटी के ऊपर वो काम कर रहा है अपना, साथ ही साथ कितना मैंने इसको मेमोरी एलोकेट की है, वो सारी की सारी चीज़ें कौन देखने का काम करता है? एक हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर होता है पीसीबी, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हम बोल देते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड। तो हमारे पास जो हार्ड ड्राइव होती है वो कहाँ पे लोकेट होती है? तो बेसिकली हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर ही, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मदरबोर्ड होता है उसके अंदर हमें हमें देखने को मिल जाती है। तो नेक्स्ट टू द प्रिंटर नहीं होगा, प्लग्ड बैक टू द कंप्यूटर नहीं होगा, अंडर द मॉनिटर नहीं होगा, ऑन द टॉप ऑफ सीडी रोम नहीं होगा, तो ई यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ना। इनसाइड द सिस्टम बेस, है ना? सिस्टम बेस मतलब आपका जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है? मदरबोर्ड के साइड में आपको देखने को मिल जाती है ना मदरबोर्ड, या फिर कई बार हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई इंटरनल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, वो हमारे आजकल तो मदरबोर्ड के ऊपर ही कई बार इम्बेडेड हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द रजिस्टर्स विच कीप ट्रैक द, यहाँ पे ट्रैक द आएगा ना, ठीक है? ट्रैक द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एंड विच कंटेन द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इज नोन एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर बात की है हमारे पास जो अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर, तो उसमें ऐसा कौन सा रजिस्टर है, मतलब ऐसी कौन सी हमारे पास मेमोरी है जो अभी हमारे पास प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है? मान लेते हैं कोई एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की कोई इंस्ट्रक्शन अभी चल रही है ना? इंस्ट्रक्शन इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है कि इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, कि इंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, तो उसको कौन कंटेन करके रखेगा? तो उसको कंटेन करके रखेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी क्लैरिफाई की थी। दो चीज़ें होती हैं, एक आपका आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दूसरा आपका आता है प्रोग्राम काउंटर। तो मान लेते हैं ये आपका एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में एक मेमोरी है 101 102। अभी आपका जो प्रोग्राम है, मान लेते हैं कोई एक प्रोग्राम है आपका, इस प्रोग्राम की जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे है, मतलब उसकी जो अभी इंस्ट्रक्शन है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी मेमोरी में है, कौन सी मेमोरी के पास है? वो 101 के पास है। तो जो अभी प्रेजेंट में इंस्ट्रक्शन अगर सीपीयू उसको चला रहा होगा या एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा? उसको अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्या होगा? उसके अंदर 101 होगा, या फिर जो करंट इंस्ट्रक्शन होगी,
है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया। जो यहाँ पे करंट इंस्ट्रक्शन है, करंट इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो यहाँ से लेकर आई होगी, यहाँ पे क्या की होगी, सेव करके रखी होगी। दूसरा आता है हमारे पास जो करंट इंस्ट्रक्शन है, इसका एड्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा कि जो ये इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसका जो एड्रेस है वो कौन सा है, उसका एड्रेस 101 है। जैसे आप बोलते हो ना कि मुझे, जैसे मैं सिंपल बोलूँ कि मुझे बेटा आपके घर आना है, तो आप क्या बोलेंगे, सर मेरा घर का पता ये है और ये रहा मैं। तो बस ऐसे ही समझना है कि जब मुझे या फिर सीपीयू को क्या पता है कि आप कहाँ रहते हो और आपके क्या आपने मुझसे काम करवाना है, तो वही होता है, सीपीयू को पहले ये पता होना चाहिए कि उसको जाना कहाँ है। तो जाने के लिए वो उसको पता लग जाता है, एक एड्रेस होता है, एक रजिस्टर होता है उसके पास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो बताता है कि आपको 101 नंबर की मेमोरी है, वहाँ पे जाना है। तो वो यहाँ पे जाता है, इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर जो डाटा या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसको लेकर आता है, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना है, तो इंस्ट्रक्शन भी उसको अपने पास लेकर आनी पड़ेगी। तो उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे सेव करके रखता है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर सेव करके रखता है। तो बस वही क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा रजिस्टर होता है जो क्या करता है, जो ट्रैक रखता है एग्जीक्यूशन के बारे में, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, प्रोग्राम में बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन चल रही होती है और वो इंस्ट्रक्शन अभी मतलब कौन उसको होल्ड करके रखा, जो करंटली इंस्ट्रक्शन अभी काम कर रहा है, सीपीयू किसके ऊपर काम कर रहा है, इसके ऊपर काम कर रहा है, तो इसको कौन स्टोर करके रखता है, तो इसको स्टोर करके सर हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारा स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करिए, जस्ट आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करी हैं, धीरे धीरे करके आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। नो के बाद स्टार्टिंग में आपको चीज़ें समझ नहीं आती, बट धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको काफ़ी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन्स आर नीडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस। बेसिकली बात की है, ऐसी कौन सी हमारे पास कंट्रोल पिन्स होती हैं जो हमें रिक्वायर होती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ताकि हम रेगुलेट कर पाए, है ना। तो रेगुलेट करने का मतलब क्या है, रेगुलेट करने का मतलब है हम क्या कर पाए उस पर, कि हम डिसाइड कर पाएँ कि जो हमारा बसेज़ हैं वो मुझे किसको एलोकेट करनी है। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अब भी ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइसेस फ्रॉम ट्राइंग टू यूज़ एट अ सेम टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बस आर्बिट्रेशन हमारा बन जाएगा। बेसिकली होता है कि अगर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा डीएमए के बारे में, डीएमए को हम बोल देते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी हम एक्सेस इसको बोलते हैं डीएमए को। होता क्या है, ये मान लेते हैं आपका कंप्यूटर आ गया, आपको पता है आपके कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सीपीयू होता है ना। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जो हमारा सीपीयू है वो हमेशा काम करता रहे, है ना। और जो फालतू के काम है, फालतू के काम क्या है, फालतू के काम सीपीयू के लिए फालतू के काम क्या होंगे, जैसे मान लेते हैं ये आप आगे, है ना, ये आपका दोस्त आ गया, आपके दोस्त ने बोला यार ये ले मेरी पेन ड्राइव, है ना, ये मेरी पेन ड्राइव ले ले और इसमें क्या कर दे, एक अच्छी अच्छी जो मूवीज़ आई हैं नई ना, वो यहाँ पे अपने कंप्यूटर से यहाँ पे डाल दो। आपके दोस्त ने बोल दिया, तो आपने क्या किया, अगर आपके पास आपके सिस्टम के अंदर डीएमए कंसेप्ट यूज़ नहीं मतलब हुआ है, तब आप क्या करोगे, तब आपका कंप्यूटर क्या करेगा, आपका कंप्यूटर, आपने जब ये यूएसबी अपने इसके साथ लगा दिया, सिस्टम के साथ लगा दिया, तो जो भी रिक्वेस्ट है, जैसे मान लेते हैं आपने क्या करना है, आपने अपने मेमोरी से इस मेमोरी का डाटा यहाँ पे कॉपी करना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले डाटा आपका कहाँ जाएगा, सबसे पहले डाटा आपका सीपीयू के पास जाएगा, है ना। प्रोसेस तो वैसे ही होगी, आपने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद वो सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू से फिर वो आगे कॉपी होगा उसके पास आपके पेन ड्राइव के ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है, जो सीपीयू है वो बेचारा अपना जो काम है वो नहीं कर पा रहा है और आपके काम में ही वो क्या कर रहा है, बिजी रह रहा है ना। इससे क्या होता है, सीपीयू की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या कंसेप्ट यूज़ किया गया, डीएमए का यूज़ किया गया, है ना। अब डीएमए का मतलब क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कि अगर आपको यही सेम चीज़ मान लेते हैं, सीपीयू यहाँ पे आ गया, है ना। अब सीपीयू यहाँ पे आ गया, अब मान लेते हैं ये आपकी आ गई रैम, है ना। और यहाँ पे आ गया है एक हमारे पास डीएमए कंट्रोलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम इसको बोल देते हैं, है ना। अब डीएमए भी क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये सीपीयू के साथ अलग अलग बसेस कनेक्ट है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो ये वाली बस है, ये वाली बस है नीचे वाली, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। जो नीचे वाली जो बस है, इस बस को हम क्या बोल देते हैं, इस बस को मान लेते हैं, ये कौन सी बस आ गई नीचे वाली आपकी जो ब्लू कलर में है, इसको हम बोल देते हैं ये हमारी आ गई डाटा बस। ओके, अब होता क्या है इसमें कि
अब आपने क्या किया, सेम वही सिनेरियो ले लेते हैं। आपका फ्रेंड आ गया, आपके फ्रेंड ने बोला कि मेरे यार पेन ड्राइव है, इसमें आप क्या करो मूवी वगैरह डाल दो। तो आपने क्या किया, इसको लगा दिया अपने सिस्टम के साथ। अब इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे ये होगा जब आपके सिस्टम ने देखा कि आप क्या चाहते हो, आप मूवी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, है ना, मूवी ट्रांसफ़र करना चाहते हो। इस टाइम पे क्या किया जाएगा, इस टाइम पे सीपीयू और डीएमए आपस में कनेक्ट होंगे। ये भी आपने याद रखना है कि सीपीयू और डीएमए भी क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे पास डीएमए है, इस टाइम पे सबसे नंबर वन पे स्टेप क्या होगा कि जो हमारे पास डीएमए है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, वो क्या करेगा, वो सीपीयू को रिक्वेस्ट भेजेगा। वो बोलेगा भाई यार, आपका जो एक आपका जो मालिक है ना, आपका मालिक मतलब आप, ठीक है, आप मान लेते हैं आप यहाँ पे क्या हो, आप मालिक हो अपने सिस्टम के। तो ये क्या बोलेगा डीएमए कि यार जो हमारे सिस्टम का मालिक है ना, वो क्या चाहता है, वो चाहता है मूवी भेजना। तो आप क्या करो, आप मुझे ना जो ये आपकी डाटा बस है जिससे आप कोई भी डाटा वगैरह भेज पा रहे हो ना, या फिर डाटा रिसीव कर पा रहे हो, इसके मुझे राइट दे दो, ताकि मैं यहाँ से, और उतनी देर के लिए आप इसको यूज़ नहीं करोगे, उतनी देर के लिए सिर्फ मैं ही इसको यूज़ करूँगा। जो भी डाटा वगैरह भेजना है मैं उसको अपने थ्रू भेज दूँगा, बाकी आप अपना काम करते रहो। मतलब मैं आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा आपके साथ। आप अपना जो काम कर रहे हो, आप अपना काम करते रहो। बस आप मुझे क्या कर दो, जो आपने यहाँ पे बस ये वाली है ना डाटा बस, इस बस का जो राइट है वो मुझे प्रोवाइड कर दो। इसका मतलब है सबसे पहले डीएमए ने रिक्वेस्ट करी सीपीयू को, फिर सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने उसको रिस्पॉन्स किया, ठीक है भाई ओके, सीपीयू ने रिस्पॉन्स किया ओके, ठीक है ओके, रिस्पॉन्स करने के बाद इसने क्या किया, इसने जो डाटा बस थी, डाटा बस का कंट्रोल किसको दे दिया, डाटा बस का कंट्रोल इसने दे दिया किसको, हमारे डीएमए को। ठीक है, डीएमए भी एक माइक्रो ऐसे होता है, चिप होती है ना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या का कंट्रोलर होता है। जैसे हमारे पास सीपीयू या फिर जो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक ये भी हमारे पास एक प्रोसेसर है, तो डीएमए भी ऐसे समझ लो एक टाइप का प्रोसेसर ही है। तो इसने क्या बोला, ठीक है ओके, डाटा बस का कंट्रोल अब इसने किसको दे दिया, डीएमए को दे दिया। तो जैसे ही कंट्रोल डीएमए के पास आया, तो अब आप जो भी मूवी भेजोगे, तो वो मूवी कैसे जाएगी, मान लेते हैं आपकी मूवी यहाँ पे थी रैम के ऊपर, तो ये मूवी यहाँ से आई डाटा बस के ऊपर। अब डाटा बस से होते होते कहाँ पे जाएगी, अब वो जाएगी आपके जो आपका पेन ड्राइव है उसके ऊपर वो चली जाएगी मूवी इन द एंड। समझ आ गया कि अब कैसे मूवी जा रही होगी। जहाँ पे पहले डीएमए नहीं था, तो सारा का सारा डाटा सीपीयू के थ्रू जा रहा था और सीपीयू बेचारा अपना जो काम था वो नहीं कर पा रहा था। पर जैसे हमने डीएमए को यूज़ किया, इससे क्या हुआ, इसने सीपीयू को बाईपास ही कर दिया। सीपीयू को बाईपास करने का मतलब क्या है, सीपीयू अपना काम करता रहा जो वो काम कर रहा है, बाकी जो भी मेमोरी ट्रांसफ़र की या फिर जितने भी इनपुट आउटपुट की जो भी डाटा ट्रांसफ़र का जो काम था, हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी डाटा ट्रांसफ़र का काम था, चाहे वो हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, लाइक जैसे मान लेते हैं आपके फ्रेंड ने तो आपसे डाटा मांगा, तब आपने तो डाटा दे दिया विद हेल्प ऑफ डीएमए। पर मान लेते हैं कि आपने भी क्या बोला कि आपने आपने अपने दोस्त से पेन ड्राइव मांगी कि यार मुझे तूने मूवी डाउनलोड करके रखी है, मुझे वो प्रोवाइड कर दे, है ना। तो उसने भी क्या किया, उसने भी आपको वो पेन ड्राइव दे दिया। तो जब आप डाटा रिसीव करोगे तब भी वो कहाँ से जाएगा, वो डीएमए के थ्रू ही जाएगा। तो तभी मैंने लिखा कि इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र के लिए हम क्या करते हैं, डीएमए का यूज़ करते हैं। तो जैसे मूवी वगैरह आपने ट्रांसफ़र कर लिया, आपने अपना काम ओके कर दिया। ओके करने के बाद जैसे आपने पेन ड्राइव छुड़ा लिया, उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप पे डीएमए क्या करेगा, डीएमए क्या कर देगा, जो है डाटा बस को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। फ्री करने का मतलब क्या है कि जो राइट अब सीपीयू के पास था वो सीपीयू को वापस दे देगा। सीपीयू को बोलेगा लो सर, आपका मैंने जो काम था वो मैंने कर दिया, अब आप इसको यूज़ कर सकते हो डाटा बस को, अगर आप चाहते हो तो आप डाटा बस को फिर से यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके आपका जो पूरा डीएमए है वो वर्क करता है। इसी चीज़ को बोला जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और ये आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ऐसे करके आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। तो उसी में जो ये बस्ट आर्बिट्रेशन का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने वही चीज़ की कि पहले बस सीपीयू को दे दी, बाद में मतलब पहले बस डीएमए को दे दी और डीएमए से फिर वापस किसको दे दी, सीपीयू को। इसी को बोला जाता है बस आर्बिट्रेशन। अब आपने एक टॉपिक समझ लिया, तब आप इस चीज़ को और अच्छे ढंग से समझ पाओगे कि क्या मतलब हुआ इस चीज़ को, कि रेगुलेट करना ट्रैफिक को, है ना, मतलब किसके थ्रू, बस के थ्रू। रेगुलेट करने का ट्रैफिक मतलब कि जो बार बार सीपीयू के ऊपर आप मूवी भेज रहे हो और उससे बेचारा सीपीयू बेचारा परेशान हो रहा है, तो उस आपने क्या किया, ये डाटा भेजना स्टार्ट कर दिया डीएमए के थ्रू। डीएमए ने फर्दर उसको क्या किया, मतलब वही किया आपने, जो डाटा यहाँ से जा रहा था उसको रेगुलेट कर दिया दूसरी जगह से, डीएमए के थ्रू आपने उसको रेगुलेट करवा दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ सिग्नल लाइन यूज टू ट्रांसमिट डाटा इन अ पैरेलल फॉर्म वन एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर।
इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बसेस का हम यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बस, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ बस कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, सिंगल ट्रांसमिट डाटा इन अ पैरेलल फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। तो वन एलिमेंट टू अनदर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डाटा बस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी डाटा कहीं लिखा है ना यहाँ पे ट्रांसमिट करना डाटा, तो डाटा ट्रांसमिट करने का मतलब एड्रेस बस नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम बात कर रहे हैं डाटा बस की। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि जो हमारी डाटा बस वगैरह होती है ना, वो हमेशा डाटा किस में भेजती है, पैरेलल फॉर्म में भेजती है। ये पॉइंट एक रह गया था, चलो क्वेश्चन में ही यहाँ पे ऐड ऑन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ सीपीयू कैन डायरेक्टली अंडरस्टूड इस लैंग्वेज। तो सीपीयू कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है इजीली, तो वो सर मशीनी भाषा समझ सकता है। तो यहाँ पे मशीनी भाषा दे नहीं रखी है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये मशीनी भाषा जिसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज हम उसको बोल देते हैं, मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी कोड, जो मर्जी लिखा होगा आपने वही समझना है कि नन ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि सीपीयू सिर्फ यही समझ सकता है डायरेक्टली। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो मेमोरी यूनिट हमारे पास किसका पार्ट होता है, तो ये हमारे पास सर सीयू का पार्ट होता है, पेरिफेरल का होता है, इनपुट का होता है या आउटपुट का होता है। तो मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये हमारे पास पार्ट होता है। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात ना करें या फिर हम सिस्टम यूनिट की बात कर लेते हैं, अगर दो ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में कि मेमोरी यूनिट किसका पार्ट होता है, अगर सीपीयू दे रखा होगा तो सीपीयू के अंदर आपको पता है सीपीयू की अपनी मेमोरी कौन सी होती है, या तो हम रजिस्टर बोल देंगे या तो हम कैशे बोल देंगे। अगर मेमोरी यूनिट सिस्टम यूनिट के बारे में पूछा होगा, सिस्टम यूनिट, तो सिस्टम यूनिट के लिए हमारे पास मेमोरी कौन सी आती है, हमारे पास रैम आती है, जिसको हम मेन मेमोरी बोल देते हैं। जो मर्जी पूछा होगा, बस आपने याद रखना है कि मेमोरी यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है। अगर सीपीयू लिखा होता तब वो राइट आंसर हो जाता, और अगर सिस्टम यूनिट लिखा होता तो वो राइट आंसर हो जाता। देन our next क्वेश्चन आता है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए पीसी यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाय सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइन, व्हाट आर दीज लाइन। तो इन लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, इन लाइन को हम बसेस बोल देते हैं। देखो क्वेश्चन एक ही है, बस पूछने के जो तरीके होते हैं वो सारे हमने ऐड कर दिए हैं, ताकि एग्जाम में किसी भी वे में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली टैकल कर पाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ सर्टेन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट डज नॉट प्रोसेस द डाटा इटसेल्फ बट एक्ट एज अ सेंट्रल नर्व। देखो सेंट्रल नर्व की तरह कौन काम करता है, कौन काम करता है सेंट्रल नर्व की तरह, तो सर हमारा कंट्रोल यूनिट यहाँ पे काम करता है। सारे के सारे, देखो ये चीज़ मैं आपको क्यों बोलता हूँ, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं कीवर्ड्स। तो इन्हीं कीवर्ड्स से हमें मैक्सिमम आंसर पता लग जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होता तो सिंपल मैं एक लाइन जल्दी जल्दी पढ़ता, फिर यहाँ पे आ जाता कि सेंट्रल नर्व सिस्टम, तो मैं इसको टिक करता और आगे निकल जाता, है ना। क्योंकि ये क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं, इनसे आपको पता लग जाता है कि सर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेल एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वर प्राइमरली टू कंट्रोल। तो जो हमारे पास सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बना था, कौन सा बना था हमारे पास, इंटेल का 4004। कब बना था ये सर, 1971 में बना था, है ना। तो ये बेसिकली सबसे पहले कहाँ पे कमीशनड हुआ था या फिर किसके द्वारा कमीशनड हुआ था, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बीजीकम के द्वारा ये कमीशनड हुआ था। बीजीकम बेसिकली एक हमारे पास ना जापानीज़ कंपनी थी, ठीक है, जापानीज़ ये कंपनी थी, ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा होता है क्योंकि बुक्स में कई बार नहीं दिया होता ये ना। और ये बनाया किसके लिए था, सबसे मेन मोटिव है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर बना था तो ये कहाँ पे यूज़ किया गया था सबसे पहले, तो ये यूज़ किया था मतलब जो प्रोग्रामेबल डेस्कटॉप कैलकुलेटर होते हैं, सिंपल लिख लेना आप, कैलकुलेटर के लिए हर सर हमने इसको यूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जस्ट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करके आपका जो नॉलेज बेस है वो ऐसे ही आपका इंप्रूव होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिस्टम यूनिट इज। तो सिस्टम यूनिट क्या होता है, सिस्टम यूनिट होता है कि जहाँ पे सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट हमारे अटैच होते हैं। तो कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, कंटेनर दैट हाउस इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बी, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि ये क्या होता है, इट इज़ अ कंटेनर दैट हाउसेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। वो ये बोला कि सिस्टम यूनिट का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट आपस में हमने इकट्ठे करके लगाए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉसिबल विद ओपन आर्किटेक्चर। तो ओपन आर्किटेक्चर के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आजकल तो कंपनीज हमें ओपन आर्किटेक्चर देती नहीं है, पर अगर पॉसिबली हुआ कि कल को इन फ्यूचर अगर ओपन आर्किटेक्चर हो गया तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो भी सिस्टम है उसका आप सीपीयू बदल सकते हो, है ना। उसके आप
रैम के जो स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, रैम बदलना अलग है, रैम स्लॉट में अलग होते हैं। रैम स्लॉट का मतलब क्या है, रैम तो आपकी ये होती है जो आप मार्केट से लेके आते हो और अपने सीपीयू के ऊपर लगा देते हो। रैम स्लॉट वो होती है, वो जगह होती है जहाँ पे आप एक्चुअल में ये रैम लगाते हो। तो अगर आप अपग्रेड कर पाओ तो आप रैम स्लॉट बदल सकते हो, सीपीयू का जो पैनल है वो आप पूरा का पूरा बदल सकते हो, है ना। इसके अलावा पीसीआई बदल सकते हो आप। तो ये सारे की सारी चीज़ें कर सकते हैं जब आपका आर्किटेक्चर ओपन होगा। आजकल कंपनियां ओपन आर्किटेक्चर देती नहीं है, वो क्लोज आर्किटेक्चर देती हैं। वो चाहती नहीं है कि कोई यूज़र अपनी मर्जी से अपने सिस्टम को अपग्रेड कर पाए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटी पूछिए इन्होंने, तो पॉसिबिलिटी आप ये लिख सकते हैं कि हम मैक्सिमम सारी जो चीज़ें हैं उनको ईजिली अपने बिहाफ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट तो यहाँ पे नहीं बनेगा, बी भी नहीं बनेगा, हाँ सी यहाँ पे यूज़र टू अपग्रेड एंड ऐड न्यू डिवाइसेस एज दे कम इनटू कम ऑन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में जो भी नई चीज़ आएंगी तो वो अपना पुराना सिस्टम में क्या करेंगे, जो जो चीज़ें नई आएंगी वही यहाँ पे अपने सिस्टम में ऐड करेंगे, बाकी सिस्टम पुराना चलता रहेगा अच्छे से। पर ये चीज़ें कंपनी हमें देती नहीं, तो ओपन आर्किटेक्चर का ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक में क्या आता है, अर्थमेटिक में प्लस प्लस ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हाँ इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर अफेक्टिंग द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द पीसी। तो परफॉर्मेंस ऑफ द पीसी या फिर कैपेबिलिटी, ये कौन सा चीज़ है या फिर नॉट अ फैक्टर कि वो उसको इफेक्ट नहीं करते हैं। क्लॉक स्पीड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, प्राइमरी स्टोरेज या बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल टू द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एज पर ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब ये फैक्टर नहीं होता हमारा प्रोसेसिंग का। ठीक है, कि प्रिंटर डिस्क हमारा कितना टाइम में घूमता है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इफेक्टिंग फैक्टर नहीं होता है। बाकी सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे पास बन जाती है जब भी हम फैक्टर की बात करते हैं कि जो हमारे प्रोसेसिंग के ऊपर कोई फ़र्क डालती है। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेट एट मच हायर रेट देन अ पेरिफेरल, हाउ इज द ऑपरेटिंग स्पीड डिफरेंट बिटवीन द टू रिड्यूस्ड। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, अगर हमें क्या करना है, बेसिकली बात की है, अगर हमारे पास दो अलग अलग कंप्यूटर के डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल्स हैं, उन दोनों में स्पीड का डिफरेंस है, मान लेते हैं एक काम करता है 500 KB पर सेकंड के ऊपर, दूसरा काम करता है सिर्फ 20 KB पर सेकंड। तो इन दोनों में देखो कितना स्पीड का डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर बफर मेमोरी का यूज़ करना पड़ेगा। बफर मेमोरी नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कैशे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। विद द हेल्प ऑफ बफर मेमोरी और कैशे वी कैन इम्प्लीमेंट द, किस चीज़ को, वी कैन इम्प्लीमेंट द डिफरेंस या वी कैन रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन द टू पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इनको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द इनपुट विच हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो कम्युनिकेट से आप कैसे मतलब कंप्यूटर से आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस करके ये सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे कि जब हम कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास एप्पल का जो कंप्यूटर था, ठीक है, एप्पल का जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो उसका नाम क्या था, प्लस वो कौन से ईयर में आया था, ठीक है, और उसको किसने बनाया था। ठीक है, और उसमें देखो एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा बिल्ड बाई, चौथा आपका क्वेश्चन रहेगा कि उसमें जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वो कौन सा सॉफ्टवेयर था। ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम था। ये सारे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप काइंडली इनको कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।